बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का फर्स्ट वाला यूनिट जो गैशियस एक्सचेंज है उसको डिस्कस करने लगे हैं और उसमें प्रोसेस हम देखने लगे हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ ब्रीदिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या है ब्रीदिंग है क्या। तो फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद अ गैशियस एक्सचेंज को हम क्या नाम देंगे, ब्रीदिंग का नाम देंगे। एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन की जाती है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो ब्रीदिंग मूवमेंट या ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब ये है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर सकते, ये हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं होता। However, we can control rate of breathing but not for long time। हम थोड़े अरसे के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 2 फेजेज़ हैं हमारे पास ब्रीदिंग की, जिसमें से फर्स्ट वन जो है उसको हम कहते हैं इनहेलेशन और सेकंड जो है हमारे पास वो है एक्सहेलेशन। तो इनहेल का मतलब क्या है, इनहेल हमें नेम से ही पता चल रहा है। इनहेल का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कोई भी चीज़ जो है वो इनटेक करना, वो कहलाएगा इनहेलेशन। और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो प्रोसेस कहलाएगा एक्सहेलेशन का। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिनोमिना देखते हैं कि किस तरह से इनहेलेशन में हम लेके जाते हैं ऑक्सीजन को, अपने अंदर अपने लंग्स में लेके जाते हैं, वो क्या है। इनटेक ऑफ एयर इन द लंग्स इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। लंग्स में ऑक्सीजन को लेके जाना इनहेलेशन कहलाएगा। इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे रिब्स मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि सिकुड़ जाते हैं। जब रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स जो हैं हमारी पसलियाँ हैं वो थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाती हैं, रेज्ड हो जाती हैं। और क्या चीज़ें आएगी, हमारे डूम शेप जो हमारी डायफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट होगी। और जब वो डूम शेप डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट होगी तो डूम शेप जो है उसकी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से थोड़ी नीचे हो जाएगी डायफ्राम जो है। रिब्स मसल ने कंट्रैक्ट किया तो रिब्स जो है ये ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर हो गई, जबकि डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा नीचे आ रही हैं। तो यहाँ पे जब ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो लोअर पोजीशन पे आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट उसका क्या होगा कि वो इंक्रीज़ करेगा एरिया किस चीज़ का, थोरैसिक कैविटी का। थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। जब थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से हमारे लंग्स में जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ से इसका सारा मैकेनिज्म करने लगी हूँ कि रिब्स मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स जो हैं वो थोड़ी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रेस हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। डूम शेप डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, दोनों अपोजिट होंगी। अब डायफ्राम जो है वो थोड़ा जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, वो थोड़ा नीचे आ रही है तो इसमें क्या होगा कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा जो थोरैसिक कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज़ होगा। और उसके इंक्रीज़ हो जाने की वजह से हमारा जो लंग्स में जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें क्या होगी, लंग्स जो होंगे वो एक्सपैंड करेंगे। लंग्स एक्सपैंड करेंगे और आउटसाइड द एयर जो होगी वो हमारे लंग्स में चली जाएगी। फिर पहला हमने इसको इसकी डेफिनेशन जब हमने की, डिफाइन इसको किया तो हमने क्या बताया है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इनहेलेशन का नाम दे रहे हैं। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या काम हो रहा है कि हमारे रिब्स जो हैं वो कंट्रैक्ट कर रही हैं। जब वो कंट्रैक्ट कर रही हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर जा रही हैं। एक चेंजिंग इसमें ये आया। और दूसरा हमने इसमें क्या देखा कि डूम शेप जो डायफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट कर रही है। डूम शेप डायफ्राम ने जब कंट्रैक्ट किया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा नीचे आ गई। तो डूम शेप डायफ्राम के नीचे आ जाने से क्या हुआ कि हमारा जो थोरैसिक कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ। थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ होने से जो प्रेशर था लंग्स में वो डिक्रीज़ हो गया। जब प्रेशर लंग्स में डिक्रीज़ हो जाएगा तो लंग्स जो होंगे वो थोड़े एक्सपैंड करेंगे और जो बाहर की आउटसाइड जो एयर होगी वो हमारे लंग्स तक चली जाएगी। ये हमने मैकेनिज्म अभी देखा इनहेलेशन का। अब हम एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्सहेलेशन में क्या है। तो उसकी डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं उसको, एक्सहेलेशन को, रिमूवल ऑफ इम्प्योर एयर फ्रॉम लंग्स।
कॉल्ड एक्सहेलेशन से। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स से बाहर रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन का प्रोसेस कहलाता है। ये बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे इनहेलेशन में रिब्स मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्सहेलेशन में क्या होगा? रिब्स मसल रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे हमारी रिब्स जो थी वो रेस्ट हो गई थी, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा? रिब्स मसल रिलैक्स करेंगे तो रिब्स अगेन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगी। यहाँ पे अगर डोम शेप डायफ्राम जो थी वो कंट्रैक्ट हुई थी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे क्या काम होगा? अगर यहाँ पे कंट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे डायफ्राम मसल रिलैक्स कर रहे हैं एंड रेज्ड डूम शेप्ड, और अगेन उसके जो डूम शेप गुंबदनुमा जो उसकी स्ट्रक्चर है वो अगेन वापस आ जाती है। तो इनहेलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एरिया जो है थोरैसिक कैविटी का वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया है थोरैसिक कैविटी का वो अगेन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो था लंग्स में वो रिड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लंग्स में प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल अपोजिट है दोनों फिनोमिना। यहाँ पे हम इनटेक कर रहे हैं एयर को, यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं एयर को। अगर यहाँ पे रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो यहाँ पे रिब्स मसल रिलैक्स कर रही हैं। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके करना बहुत ईजीली आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे रिब्स मसल जो थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर चली गई, रेस्ट वाली पोजीशन में आ गई, और यहाँ पे रिब्स मसल जो हैं वो दोबारा वापस आ गई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। यहाँ पे डायफ्राम ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा नीचे हो गई, यहाँ पे डायफ्राम ने रिलैक्स किया डायफ्राम मसल ने, तो यहाँ पे क्या हुआ था? फिर डायफ्राम जो है वो अगेन अपने डूम लाइक शेप में आ गई, स्ट्रक्चर में आ गई है। तो इनहेलेशन में जो एरिया था थोरैसिक कैविटी का वो इंक्रीज़ हुआ है, तो एक्सहेलेशन में हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी का रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे अगर हमारा जो लंग्स में प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है? एक्सहेलेशन में हमारा एरिया प्रेशर जो है लंग्स में वो इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं दोनों। यहाँ पे अगर लंग्स जो थे हमारे वो एक्सपेंड हुए हैं तो एक्सहेलेशन में क्या करेंगे? लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, तो लंग्स से बाहर जो है एयर वो चली जाएगी। ये तो था मैकेनिज़्म ब्रीदिंग का। उसके बाद हम देखते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है ह्यूमन बींग्स में वो कितना है। जब हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की, फॉर एग्जांपल हम जब रेस्ट पोजीशन की बात करते हैं, जब हम रेस्ट में हों, सुकून माहौल में बैठे हों, तो फिर जो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो 16 से 20 टाइम्स पर मिनट्स है एट रेस्ट में। और अगर हम ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज में देखें तो तब ये 30 से 40 टाइम्स जो है वो पर मिनट के हिसाब से होगा। ठीक है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि एट रेस्ट में कितना है हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग और ड्यूरिंग एक्सरसाइज में कितना होगा। 16 to 20 मिनट्स जो है वो एट रेस्ट में है और 30 to 40 टाइम्स जो है वो कब है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज में है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है इसको ब्रेन में। ठीक है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को रेस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारा ब्रेन में वो कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो सेंसिटिव है किस चीज़ के लिए? फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल जो हैं उनमें क्या चीज़ हो रही होती है? उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट्स में क्या होती है? लॉट ऑफ अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो प्रोड्यूस होगी। वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देन रिलीज़ हो जाएगी हमारे ब्लड में। तो फिर जब हमारे ब्लड में नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी तो हमारा ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का वो फौरी तौर पर उसको स्टिमुलेट करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो गई हुई है हमारे ब्लड में। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मैसेज सेंड करेगा रिब्स मसल को एंड डायफ्राम को कि वो इंक्रीज़ करें रेट ऑफ ब्रीदिंग को। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जब इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा, मतलब कि हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एक्सपेल करेंगे। सो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट है उसको हम बॉडी से रिमूव कर सकते हैं इस तरह में। मैं अगेन इसको करने लगी हूँ कंट्रोल जो है ब्रीदिंग रेट का। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो सेंसिटिव है किस चीज़ के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए। तो जब अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज़ होगी? जब कोई हम हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हमारे मसल जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होगी, मतलब कि नॉर्मल कंसनट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अगर उससे ग्रेटर हो जाएगी तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का फौरी तौर पर उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और वो मैसेज सेंड करेगा हमारे रिब्स मसल को और डायफ्राम को कि वो इंक्रीज़ करें रेट ऑफ ब्रीदिंग को, सांस लेने के अमल को वो तेज़ कर दें। इसी तरीके के साथ जब रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा होगा तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी हमारे ब्लड में, हम उसको अपने बॉडी से रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहीलेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है आपका ये डिसऑर्डर, इसी से रिलेटेड गैशियस एक्सचेंज से रिलेटेड जो एस्थमा है, उसके बाद हमारे पास वो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंक्योल्स वगैरह है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।